जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। आइए शुरू करते हैं संगीत का एक प्रैक्टिस सेट। आने वाले सभी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, टीआरई 4, स्टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, सभी परीक्षाएं, सभी राज्यों के संगीत शिक्षक परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वैदिक मनुस्मृति में शिक्षक के 3 रूप बताए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्प में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रचार्य। कौन कौन शामिल था? आचार्य, उपाध्याय और गुरु। जबकि प्रचार्य वैदिक मनुस्मृति में शिक्षक के रूप में शामिल नहीं था। चलिए अगला सवाल पूछा गया है कि वेद के एकांश अथवा वेदांगों को जीविका प्राप्त करने हेतु जो पढ़ाता है, वैदिक मनुस्मृति में उसे क्या कहा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा उपाध्याय। ठीक है जी, उपाध्याय कहा गया है। अगला सवाल देख लीजिए, शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधनों में कौन शामिल नहीं है? शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधनों में कौन शामिल नहीं है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? संग्रहालय। जबकि विद्यालय, परिवार और धर्म सभी जगह शिक्षाएं मिलती है, संग्रहालय में आपका इस तरह से शिक्षा प्राप्ति के सक्रिय साधन में शामिल नहीं होगा संग्रहालय। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, भारतवर्ष में संगीत शिक्षा का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? वैदिक काल से। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, संगीत कला का सर्वस्व किस पर आधारित है? संगीत कला का सर्वस्व किस पर आधारित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका नाद पर। ठीक है जी, आहत नाद और अनाहत नाद, दो तरह के नाद, और जो है आहत नाद संगीत में प्रयोग होता है, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत कला के आधार स्तंभ प्रत्येक स्थिति व समय में क्या रहे हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर एवं लय दोनों। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में पूछा जा रहा है कि वैदिक काल में किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है? किस प्रकार के संगीत का वर्णन मिलता है वैदिक काल में? तो सही उत्तर क्या होगा जी? शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत दोनों। ठीक है, आंसर सी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल में वैदिक काल में प्रचलित सुशीर घन औनद का संबंध किससे है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? संगीत में प्रयुक्त विभिन्न वाद्य यंत्रों से। ठीक है, सुशीर हवा से बजता है, घन धातु से बनता है, औनद चमड़ा से बनता है। ठीक है जी, आप जानते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक शास्त्रीय संगीत किस नाम से प्रचलित था? किस नाम से प्रचलित था वैदिक संगीत? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? सामगान। ठीक है जी, सामगान। अगला सवाल देख लीजिए, किस वेद में ऋग वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है? किस वेद में ऋग वेद के मंत्रों को गाने की विधि दी गई है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सामवेद। और सामवेद को आप जानते हैं भारतीय संगीत का जनक वेद कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, वैदिक यज्ञ के लिए किसे अनिवार्य माना जाता था? वैदिक यज्ञ के लिए किसे अनिवार्य माना जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा जन गाने को। ठीक है जी, जनगान को वैदिक यज्ञ के लिए अनिवार्य माना जाता था। अगला सवाल देखिए, वैदिक काल में प्रचलित वैदिक काल में प्रचलित सप्तविध क्या थी? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 7 सोपानों में सामगान की निष्पत्ति को वैदिक काल में प्रचलित सप्तविध कहा जाता था। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, सामान्यतः वैदिक साहित्य में साम प्रशिक्षण के किन रूपों के प्रचलित होने का संकेत मिलता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? पिता पुत्र के रूप में, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करने के रूप में। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किस परंपरा का प्रावधान था? वैदिक कालीन संगीत शिक्षा हेतु मूल रूप से किस परंपरा का प्रावधान था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? गुरु शिष्य परंपरा का। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले आदमी को वैदिक काल में क्या कहते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आदित्य।
ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक काल में 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रुद्र। अगला सवाल देख लीजिए, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में क्या असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, सही है। परीक्षा के कठोर व्यवस्था थे, ये गलत है, ये गलत है। अगला विकल्प है गुरु रीढ़ से उन्मुक्ति होने हेतु शिक्षण कार्य निःशुल्क थे, ये भी सही है। तो बी आपका गलत है, कठोर व्यवस्था परीक्षा की नहीं थी। ठीक है जी। डी वाला में देख लीजिए क्या है, विद्यार्थी का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना न होकर ज्ञान प्राप्त करना होता था। ठीक है जी, परीक्षा पास होना नहीं बल्कि ज्ञान अर्जित करना उद्देश्य था वैदिक काल में शिक्षा का, तो ये भी सही है। ठीक है जी, तो बी गलत था कि कठोर व्यवस्था था परीक्षा का, गलत है वो। अगला सवाल देख लीजिए, सामवर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? सामवर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा समाप्ति पर घोषित योग्य विद्यार्थियों के लिए आयोजित संस्कार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, 19 नंबर सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ माना जाता है? किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ मानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सामवेद को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण कितने स्थान बताए गए हैं? नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, नारदीय शिक्षा के आधार पर गलत सुमेलित जोड़े को अलग करें। आपको अलग करना है इसमें, तो गलत इसमें कौन सुमेलित है? तो देखिए, षड्ज स्वर कंठ से, ये सही है। ऋषभ शीर से, ये भी सही है। धैवत कंठ से, ये गलत है। देखिए, गंधार मानुवास्की, ये सही है, तो सी गलत है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल इसमें है स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे, स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाता है उसे सामगान में किसकी संज्ञा दी गई है? तो सही उत्तर हो जाएगा विस्वर, विस्वर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, शिक्षा देते व प्राप्त करते समय, शिक्षा देते व प्राप्त करते समय प्रदर्शन के वक्त विलंबित लय में किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा मध्यवृत्ति का। अगला सवाल देख लीजिए, गांधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? गांधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है जी? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वर स्थान। अगला सवाल देख लीजिए, सामगान के संबंध में क्या सत्य है? सामगान के संबंध में क्या सत्य है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें प्रातः काल के समय इसे उर स्थान से नीचे स्वर में गाना चाहिए, ये भी सही है। दोपहर के समय इसे कंठ से अर्थात मध्य स्थानीय स्वरों से गाना चाहिए, ये भी सही है। सायंकाल के समय इसे सिर स्थान अर्थात ऊंचे स्वर में गाना चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला सवाल देख लीजिए, नारदीय शिक्षा के किस खंड में, नारदीय शिक्षा के किस खंड में गान के गुण दोष का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय खंड में। अगला सवाल देखिए, नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 गुण। अगला सवाल देख लीजिए, नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु किस आयु वर्ग के उत्तम माना जाता है? नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु किस आयु वर्ग को उत्तम माना जाता है? तो सही उत्तर होगा जी 6 से 16 वर्ष। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर, महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर अर्जुन ने किससे गायन वाद और नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी? तो सही उत्तर क्या होगा जी? चित्रसेन से। ठीक है जी, चित्रसेन से। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि संगीत शिक्षा के केंद्र के रूप में, संगीत शिक्षा के केंद्र के रूप में अग्रहारों की भांति टोल नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो सही उत्तर हो जाएगा
सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में भी हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, बंगाल में भी हुई थी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। टोल नामक शिक्षा संस्थान की स्थापना। ठीक है जी। अग्रहारों की भांति। अगला सवाल देख लीजिए। कुछ विद्वानों के अनुसार निम्न में से किसे विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? कुछ विद्वानों के अनुसार किन्हें विलंबित ख्याल गायन शैली का जन्मदाता मानते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा जी आपका सुल्तान हुसैन सरकी को। ठीक है जी, सुल्तान हुसैन सरकी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन सा संगीतकार मुगल सम्राट अकबर का समकालीन नहीं था? कौन सा संगीतकार? तो देखिए, बैजू बावरा थे, मदन राय थे, रामदास थे, लेकिन सदारंग ये मोहम्मद शाह रंगीले के समय थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। गायन की ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसको मानते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस समय अवधि को संगीत की उन्नति का युग कहा जाता है? किस समय अवधि को संगीत का उन्नति का युग कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 1556 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग अदारंग किस शासक के दरबारी गायक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस मुगल शासक के समय में संगीत परिजात तथा मान कौतूहल फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। मान कौतूहल का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा फकीरुल्लाह ने। मान कौतूहल का फारसी अनुवाद फकीरुल्लाह ने किया था। संगीत परिजात की रचना किसने किया? संगीत परिजात की रचना किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा संगीत परिजात के लेखक आपको पंडित अहोबल थे। ठीक है जी। संगीत परिजात के लेखक पंडित अहोबल। अगला सवाल देखिए। मध्यकाल के अंतिम चरणों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची संगीत शिक्षण की घराना शिक्षण पद्धति का संबंध किससे है? मध्यकाल के अंतिम चरणों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची संगीत शिक्षण की घराना शिक्षण पद्धति किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ख्याल गायकी से। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य गायन की 4 शैलियां प्रचलित थी, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा खंडार बाड़ी थी, नौहार बाड़ी थी, डागुर बाड़ी थी, बेसरा नहीं थी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। घराना शिक्षण पद्धति के प्रारंभिक घराना शिक्षण पद्धति के प्रारंभिक काल में कितने घराने स्थापित हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा कितने घराने? तो 4 घराने। अगला सवाल देख लीजिए। मध्यकालीन संगीत शिक्षा के गुरु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा के दोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी? तो इसमें आपको शिष्यों को शास्त्र पक्ष का ज्ञान अति अल्प होता था। तो सही है। शिक्षा प्रदान करने को कोई भी निश्चित विधि नहीं थी। ये भी सही है। शिष्यों द्वारा गुरु के किसी प्रश्न का किया जाना गुरु का अपमान समझा जाता था। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। उस्ताद बिलायत हुसैन खां का संबंध किस घराने से है? बिलायत हुसैन खां का संबंध किस घराने से है? तो सही उत्तर हो जाएगा आगरा घराने से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि मौला बख्श खां मौला बख्श खां किस रियासत के गायक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा के। अगला सवाल देख लीजिए। स्वर लेखन पद्धति की रचना किसने की? तो सही उत्तर हो जाएगा मौलाना बख्श खां ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत कलाधार के रचयिता कौन है? संगीत कलाधार के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा जियालाल भाई। ठीक है जी, जियालाल भाई। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी का संबंध किस घराने से है? किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए।
मुंबई में संगीत शिक्षण हेतु गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1908 में। ठीक है जी। अगला सवाल, मुंबई से पूर्व किस स्थान में गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो लाहौर में 1901 में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय किनको जाता है गांधर्व महाविद्यालय का? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, ए स्कूल ऑफ लिख रहा है, ए स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित B.R. देवघर ने कहाँ की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 1931 में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वरलिपि पद्धति की रचना किसने की? स्वरलिपि पद्धति की रचना किसने की? तो सही उत्तर क्या होगा जी? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की नहीं है? भातखंडे जी का कौन सा रचना नहीं है? तो देखिए, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति ये भी सही है, श्रीमलक्ष्य संगीतम ये भी लिखे हैं, अभिनव राग मंजरी ये भी भातखंडे जी लिखे हैं, संगीतांजलि इनका नहीं है। ठीक है जी। तो आंसर डी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, भातखंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मल्लिका में कितने रागों की बंदिशें संकलित है? भातखंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मल्लिका में कितने रागों की बंदिशें सम्मिलित है? तो लगभग 200 रागों की। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, भातखंडे जी ने व्यंकटमखी के 72 थाटों में से कितने मेलों को चुनकर उन्हें थाट की संज्ञा दी है? तो 10। ठीक है जी, 10 थाट। भातखंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करनी प्रारंभ की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 1914 से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गलत सुमेलित चुनिए। गलत इसमें सुमेलित कौन है? तो गलत सुमेलित इसमें देखिए, श्री चिदानंद नगरकर भारतीय संगीत शिक्षा पीठ, इससे संबंधित है, सही है। पंडित मनोहर बर्वे, ये मनोहर संगीत विद्यालय से, ये भी सही है। पंडित बालकृष्ण बुआ सरस्वती संगीत विद्यालय, ये भी सही है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक, ये गलत है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को BA के पाठ्यक्रम में स्थान दिया? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर हो जाएगा आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी सही है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों, मतलब सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1953 में। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल है, संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद मेलों का आयोजन, ये भी सही है। प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, ये भी सही है। संगीत संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, असावरी नामक संग्रहालय, देखिए, असावरी नामक संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों के बृहद संग्रह के कारण। तो आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, तो सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी अकादमी इम्फाल, ये सही है। कथक केंद्र नई दिल्ली, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बाबा हरि वल्लभ की स्मृति में प्रति वर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? तो जालंधर, पंजाब में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मैहर में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खास संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है?
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली में होता है, मुंबई में होता है, कोलकाता में होता है, लेकिन चेन्नई में नहीं होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। भारत के बुद्धिजीवी संगीतज्ञों के विचारों के आदान प्रदान से संबंधित अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन कब किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रतिवर्ष। अगला सवाल देख लीजिए। भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका इंडियन म्यूजिक जनरल। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संगीत अमृत प्रवाह। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत रत्नाकर के स्वरगत अध्याय संगीत रत्नाकर के स्वरगत अध्याय का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत कला का संरक्षण व संवर्धन करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस वर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान करने की योजना को भी क्रियान्वित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1952 से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अनौपचारिक रूप में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। विद्यालयों में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर है बच्चों को नीरसता दूर करना। सही है। बच्चों की शारीरिक थकान दूर करना, यह भी सही है। बच्चों की मानसिक थकान दूर करना, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। एरोबिक्स क्या है? एरोबिक्स क्या है जी? एरोबिक्स क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा संगीत पर आधारित व्यायाम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से व्यायाम होता है? गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से एक्सरसाइज होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ों का, कंठ का, शिराओं का। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सामूहिक गान बच्चों में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक कर्तव्य परायणता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति आदर की भावना जागृत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा देता है। यह कथन संबंधित है किनसे? तो रूसी शिक्षाविद सोकोलोव से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापिकाओं को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य माना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा नर्सरी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। पेट के रोगों के निवारण हेतु किस राग को उत्तम माना गया है? पेट के रोगों के निवारण हेतु तो सही उत्तर हो जाएगा पंचम राग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। किस रोग में वेदना के शमन हेतु तानपुरे के साथ किस रोग में वेदना के शमन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर का 2 मिनट तक दीर्घ स्वरोच्चारण अत्यंत चमत्कारी है? तो सही उत्तर हो जाएगा गठिया रोग। गठिया रोग। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। एड्स कह रहा है एड्स के उपचार हेतु किस स्वरावली का वर्णित क्रम में दीर्घ स्वरोच्चारण रोगी के लिए लाभकारी होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा मरेगा। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। निम्न में से किस डॉक्टर द्वारा
निम्न में से किस डॉक्टर ने एक ऐसे मनोरोग चिकित्सालय की स्थापना की है जहां उपचार में संगीत वादन का ही प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडर्स ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इटली के तानाशाह मुसोलिनी, जिसे निद्रा रोग था, को अपने गायन से ही सुला दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ओमकारनाथ ठाकुर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। संगीत द्वारा रोगोपचार के संबंध में संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या असत्य है? तो देखिए, मानसिक रोगों के उपचार हेतु किए गए सांगीतिक प्रयोग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। तो ये भी सही है। सही है। देखिए, संगीत में रोगी के संवेगात्मक एवं बौद्धिक पहलुओं को जागृत करने की शक्ति होती है। ये भी सही है। बीड़ा के सुरीले नाद का बीड़ा के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये गलत है। एड्स जैसी असाध्य बीमारी के उन्मूलन की भी सांगीतिक के क्षेत्र में संभावनाएं हैं। ये भी सही है। तो सी गलत है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से किस राग का पेड़ पौधों पर प्रभावशाली व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बांसुरी पर कर्नाटक राग काम्बोजी का वादन, और बीड़ा पर खरहर प्रिया का वादन, और वायलिन पर राग बिहारी का वादन। ये सभी पेड़ पौधों के लिए लाभकारी होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि डॉक्टर टी सी एन सिंह ने अपने सहयोगिन स्टेला, जो कि वायलिन वादन की अच्छी ज्ञाता थी, के साथ मिलकर पेड़ पौधों पर संगीत से संबंधित अनेकों प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया। डॉक्टर सिंह अन्नामलाई विश्वविद्यालय में किस संकाय के प्रमुख थे? तो सही उत्तर हो जाएगा वनस्पति शास्त्र के। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जापान के कृषि वैज्ञानिक योशितो ओसाई ने निम्न में से किसकी वृद्धि में सुधार संगीत की सहायता से किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा तरबूज के, टमाटर के, बीट रूट के। ठीक है जी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय अभिजात संगीत में वर्णित विभिन्न रागों से रोगों के निवारण के विषय में विस्तृत उल्लेख किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रमेश कुमार सक्सेना ने। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। गाय के दुग्ध विसर्जन प्रक्रिया पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है? गाय के दुग्ध विसर्जन पर संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर का दूध की मात्रा बढ़ती है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। वैदिक काल में प्रचलित सामगान कितने प्रकार के गायकों द्वारा गाया जाता था? तो सही उत्तर रहेगा तीन प्रकार के। अगला सवाल देख लीजिए। सामगान का मुख्य गायक कौन होता था? सामगान के मुख्य गायक को क्या कहते थे? तो उद्गाता। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। सामगान के अंतर्गत गाए जाने वाले गीत का उपसंहार या अंतिम भाग क्या कहलाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा निधन। अगला सवाल देख लीजिए। सामगान के गीत का उपसंहार या अंतिम भाग कौन गाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा तीनों मिलकर। ठीक है जी। मतलब प्रस्तोता, उद्गाता और प्रतिहर्ता, ये तीनों मिलकर गाते थे निधन भाग को। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। सामगान की पंचविध भक्ति के चौथे चरण प्रतिहार का द्वितीय भाग क्या कहलाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा उपद्रव। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में हम आपसे पूछ रहे हैं कि सामयिक निधन के कितने प्रकार होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार। अगला सवाल देख लीजिए। सामगान के संदर्भ में द्वैक्षर हिशीश्वर क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सामिर निधन का एक प्रकार। अगला सवाल देख लीजिए। अंत सामिक निधन सामगान में किस स्थान पर आते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सामगान के मध्य में।
तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। आप सबका नौकरी जरूर लगने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।